ये वाकया आपने कई बार सुना होगा कि इंसान बंदरों का ही विकसित रूप है। हम इस बात को भले ही कितना ही नकार ले, लेकिन विज्ञान कहता है कि इवोल्यूशन की प्रक्रिया काफी लंबी रही है। एक वक्त था जब धरती पर मनुष्यों का कोई अस्तित्व नहीं था। फिर हमारे प्राचीन पूर्वज यानी कि बंदरों की कुछ प्रजाति में आए लगातार बदलाव के चलते इंसान का विकास हुआ। हालांकि विज्ञान ऐसे बयान देने के बाद इनके पीछे छिपे तथ्यों को भी स्पष्ट रूप से हमारे सामने रखता है, लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं जो कभी ना कभी आपके जहन में आए ही होंगे। अपने ट्विटर हैंडल से टीम एलन ने भी एक बार ये सवाल किया था कि अगर इंसान बंदरों से ही विकसित हुआ है तो आज की दुनिया में हमें बंदर देखने को क्यों मिलते हैं? बंदर की बची हुई प्रजाति इंसान के रूप में विकसित क्यों नहीं होती? आखिर क्यों एप्स, चिंपांजी, गोरिल्ला हमें आज भी देखने को मिलते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले सालों में हमें बंदर भी इंसान बनते नजर आए? इन सवालों ने अगर कभी आपके जहन पर भी प्रेशर डाला है तो आज हम आपको इन सभी सवालों को तथ्यों के आधार पर सुलझाने वाले हैं। तो वीडियो के आखिर तक हमारे साथ आप बने रहिए। आज की वीडियो आप सभी के लिए बेहद दिलचस्प है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी। आप रहस्य टेलीविजन देख रहे हैं। दोस्तों, प्रीमेट, चिंपांजी, एप्स बंदर की ही अलग अलग प्रजातियां हैं जिनमें हमें कुछ समानताएं देखने को मिलती है। आंकड़ों को हम जरा और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं तो ये बात भी समझ आती है कि इंसान का 93% डीएनए बंदरों से मेल खाता है, जबकि 99% डीएनए चिंपांजी से मेल खाता है। इसका सीधा मतलब है कि हमारे असल पूर्वज बंदर ना होकर चिंपांजी रहे होंगे। अगर आप भी इस फैक्ट को अपने जहन में इसी तरह ले रहे हैं तो अपनी सोच के दायरे पर थोड़ा लगाम लगाइए, क्योंकि आप इवोल्यूशन के एक ही पहलू के बारे में सोच रहे हैं जहां से बंदर या चिंपांजी की प्रजाति इंसान बनी। लेकिन इस कड़ी का दूसरा पहलू हमें एक और सच से वाकिफ कराता है। वो सच ये है कि इंसान चिंपांजी या बंदर से मनुष्य प्रजाति में तब्दील नहीं हुआ है, बल्कि हमारा रिश्ता इस प्रजाति के साथ कुछ ज्यादा ही दूर का है। हम डायरेक्ट बंदर या चिंपांजी से एवोल्यूट होकर इंसान नहीं बने हैं। विज्ञान केवल इस बात की पुष्टि करता है कि इंसान का डीएनए चिंपांजी से मेल खाता है, लेकिन साथ में वो ये भी बताता है कि इंसान चिंपांजी से एवोल्यूट नहीं हुआ है। अगर ये बात आपको बेहद बेतुकी और कंफ्यूजिंग लग रही है तो चलिए इसे एक उदाहरण की मदद से समझते हैं और किसी दूसरे जीव के एवोल्यूशन के इतिहास की मदद से आपको समझाते हैं। हम बात कर रहे हैं फिंच बर्ड की। चार्ल्स डार्विन ने कई सालों की मेहनत और रिसर्च के बाद फिंच बर्ड के उदाहरण से दुनिया को एवोल्यूशन की कहानी समझाने का प्रयास किया था, जिसके बाद से वे इस थ्योरी के लिए दुनिया भर में मशहूर हो गए। अपनी थ्योरी में डार्विन ने बताया कि फिंच बर्ड के एवोल्यूशन की कहानी 2 मिलियन साल पहले अस्तित्व में आई। ये वो समय था जब धरती पर फिंच की एक ही प्रजाति पाई जाती थी। शुरुआती दौर में ये प्रजाति एक साथ एक ही जगह पर रहना पसंद करती थी, लेकिन वक्त के साथ इन्होंने दूसरे द्वीप पर अपना आशियाना बना लिया और ये समूह में बंट गई। फिंच की इस प्रजाति को आम फिंच कह सकते हैं। जैसे ही फिंच ने अलग अलग द्वीपों पर अपना घर बनाने और वहीं रहने की प्रक्रिया शुरू की, साथ साथ वैसे ही इनकी रहन सहन की प्रक्रिया में बदलाव आने लगा। सीधी भाषा में कहे तो एक द्वीप का तापमान, वातावरण और भोजन की उपलब्धता दूसरे द्वीप से काफी अलग थी। एक द्वीप पर मिलने वाले फल दूसरे द्वीप पर उपलब्ध नहीं थे। उदाहरण के तौर पर द्वीप एक्स में फलों की मात्रा काफी ज्यादा थी, जबकि द्वीप वाई पर भारी मात्रा में कीड़े मौजूद थे लेकिन फल नहीं थे। ऐसे में फलों को खाने के लिए फिंच के शरीर में एक मजबूत चोंच का विकसित होना जरूरी था और कीड़ों को खाने के लिए दूसरे द्वीप की फिंच के पास लंबी चोंच का होना लाजमी था। शुरुआती दौर में फिंच के दोनों समूह द्वीप के वातावरण के अनुकूल नहीं थे, लेकिन आपने विज्ञान का वो नियम तो सुना ही होगा कि जरूरत के हिसाब से शरीर विकसित होता है और अपने आप को जरूरती परिस्थितियों में ढाल लेता है। कुछ ऐसा ही हमें फिंच के मामले में भी देखने को मिला। वक्त के साथ मजबूत फलों को तोड़कर खाने के लिए एक्स द्वीप की फिंच में एक मजबूत चोंच का विकास होने लगा। वहीं इसके विपरीत वाई द्वीप की फिंच में एक लंबी चोंच का विकास होना शुरू हुआ। फिंच के जिस समूह ने किसी भी द्वीप पर जाने का फैसला नहीं किया था और जो अपने पहले स्थान पर ही बरकरार थी, उनकी चोंच में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ। लेकिन एक्स द्वीप पर रहने वाली फिंच की चोंच मोटी और सख्त हो गई, जिससे इसे शॉर्ट बीक फिंचेज का नाम दिया गया, जबकि वाई द्वीप पर रहने वाली फिंच को लॉन्ग बीक फिंच बुलाया गया। अगर आप सोच रहे हैं कि हम आपको इस उदाहरण के माध्यम से क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बता दें कि हमारा मकसद आपको एवोल्यूशन समझाने का है। इस पक्षी के मामले में एक फिंच बर्ड से 2 तरह की प्रजातियां विकसित हुई। एक वो जिनकी चोंच काफी लंबी थी और दूसरी वो जिनकी चोंच आकार में छोटी थी। इन दोनों पक्षियों का प्राइमरी सोर्स सेम था, यानी हम ये कह सकते हैं कि फिंच की दोनों नई प्रजातियां एक ही सोर्स से विकसित हुई थी। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि शॉर्ट बीक फिंचेज लॉन्ग बीक फिंचेज के प्रकार से विकसित हुई है। हालांकि इन दोनों समूह का डीएनए सेम ही होगा जो इनके सोर्स का है,
लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों बर्ड इवोल्यूशनरी कजन्स है, यानी कि दूर के चचेरे भाई है। डार्विन द्वारा दी गई इस थ्योरी को सभी लोगों ने सराहा और इसे दुनिया के ज्यादातर जीवों पर अप्लाई करके देखा गया। जैसे कि सांप और छिपकली के एवोल्यूशन का सोर्स भी एक ही माना जाता है। भेड़िया और कुत्ते भी एक ही सोर्स शेयर करते हैं। यहाँ तक कि मनुष्यों के एवोल्यूशन पर भी इस थ्योरी को अप्लाई करने की कोशिश की जाती है। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि चिंपांजी और मनुष्य के एवोल्यूशन का सोर्स एक ही रहा होगा और इसलिए हमारा डीएनए सेम है। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि इंसान चिंपांजी से ही इवोल्यूट हुआ है और आज धरती पर मौजूद चिंपांजी या बंदर इंसानों का रूप लेने वाले हैं। वैज्ञानिकों की माने तो चिंपांजी और बंदर इंसानों के इवोल्यूशनरी कजिन्स हो सकते हैं, यानी दूर के चचेरे भाई हो सकते हैं। अब हम ये तो जान गए हैं कि आखिर बंदर इंसान क्यों नहीं बनते हैं और इंसान बंदर से इवोल्यूट ना होकर सेम सोर्स से इवोल्यूट हुआ है। लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि आखिर वो कौन सा सोर्स रहा होगा जो चिंपांजी, बंदर और मनुष्यों के इवोल्यूशन के लिए जिम्मेदार रहा होगा। स्टडी रिपोर्ट की माने तो इंसान और चिंपांजी ने एक ही सोर्स से 25 मिलियन साल पहले इवोल्व होना शुरू किया था। हमारे जो पहले पूर्वज यानी सेम सोर्स थे उन्हें होमिनोइडिया कहा जाता है। ये प्रजाति बंदर और चिंपांजी के बीच के जीव की तरह दिखती थी, जो अपने ज्यादातर समय पेड़ों पर रहती थी और झुककर चलना जानती थी। इस प्रजाति की शारीरिक बनावट कैसी रही होगी, इसे लेकर कई विवाद चलते हैं और एक सटीक शारीरिक विवरण हमें नहीं मिलता है। लेकिन इसके बदौलत ही आज हम मनुष्य जैसे जीवों का विकास हुआ है। होमिनोइडिया जीव को हम अपने ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का दर्जा दे सकते हैं। आगे चलकर होमिनोइडिया से 2 नस्लें विकसित हुई, जिन्हें होमिनिडाई और हेलोबाटिडाई के नाम से जाना गया। इन दोनों नस्लों में विभाजन नाक के आधार पर हुआ। वातावरण और रहन सहन की परिस्थिति में आए बदलाव के चलते होमिनिडाई और हेलोबाटिडाई के नाक में जरूरी बदलाव आए। होमिनिडाई की नाक जहां साफ, सपाट और धूल को शरीर में प्रवेश लेने से रोकने के लिए विकसित हुई, वहीं हेलोबाटिडाई की नाक का रंग और बनावट के रूप में बेहद अलग विकसित हुई। ये दोनों जीव एक दूसरे के पहले एवोल्यूशनरी कजन बने, लेकिन लिस्ट यहीं पर खत्म नहीं हुई। वक्त के साथ ये विभाजन बड़ा होता गया। होमिनिडाई से विकसित हुए पहले होमोसोपियन और हेलोबाटिडाई प्रजाति से दुनिया में जन्म लिया गिबन ने। हेलोबाटिडाई में विकास की कहानी यहीं पर समाप्त हो गई। गिबन के बाद किसी खास प्रजाति ने धरती पर अपना अस्तित्व नहीं बनाया, लेकिन 2 बदलाव के बाद भी होमिडाई में बदलाव जारी था। हालांकि होमिडाई भी काफी कुछ अपने भाइयों की तरह ही दिखाई पड़ते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ इस प्रजाति में भी बदलाव आया जब पेड़ पर चढ़ने की काबिलियत के आधार पर होमिडाई के भी 2 इवोल्यूशनरी कजन्स भी विभाजित हुए, जिन्हें होमिनिनाय और पोंगिनाय के नाम से जाना गया। होमिनिने से दुनिया में अपना अस्तित्व जमाया हमारे ग्रैंडफादर ने। होमिनिने देखा जाए तो आज के दिखने वाले लंगूर की तरह दिखते थे। इनके शरीर पर काफी बड़े बड़े बाल थे, लेकिन इस प्रजाति ने मैदानों में भटकना और पेड़ से नीचे आकर जमीन पर रहने की शुरुआत कर डाली थी। इसके अलावा दूसरी ओर पोंगिनाय से दुनिया में पोंगो ने कदम रखा। पोंगो आज भी दुनिया में अपना अस्तित्व बनाए हुए है। ये प्रजाति एक तरह की प्राइमेट होती है जो पेड़ पर चढ़ने की कला में सबसे माहिर होती है। आज भी दुनिया में कई हिस्सों में आपको पोंगो देखने को मिलते हैं। आप ये कह सकते हैं कि मनुष्य के एवोल्यूशन की असल शुरुआत को अंजाम देने वाले होमिनिनाय थे। होमिनिनाय में भी आगे चलकर विभाजन हुए। इनमें एक तो वो थे जो जमीन पर रहना और दौड़ना सीख गए थे, जिन्हें होमिनिने कहा गया। इसके विपरीत जो दौड़ने के लिए और जमीन पर घूमने का प्रयास सही से नहीं कर रहे थे, उन्हें गोरिलिनाई कहा गया, जिनसे आगे चलकर गोरिल्ला ने विकसित रूप में जन्म लिया। वहीं होमिनिने से दुनिया में आए होमिनी सभी इवोल्यूशनरी जानवरों में सबसे पहले थे, जो जंगलों से निकलकर मैदानों की तरफ रहने को आए। इन जीवों ने सीधा खड़ा रहना और 2 पांवों पर चलना भी सीख लिया और इनसे शरीर से बाल की मात्रा भी घटने लगी थी। होमिनी से आगे चलकर होमोसेपियंस ने जन्म लिया, जो कि आज के इंसान है। इसके अलावा एक और प्रजाति जो अस्तित्व में आई वो थी पान। पान को हम आज के आदि मानुष या वन मानुष के रूप में देख सकते हैं। चिंपांजी भी पान वंश से भी ताल्लुकात रखते हैं और यही वजह है कि इस जीव का डीएनए हमसे 99% मैच करता है, क्योंकि हम एक ही सोर्स से विभाजित हुए हैं। लेकिन ये हमारे जैसे कभी नहीं बन सकते हैं और हम इनके रूप में विकसित नहीं हो सकते हैं। देखा जाए तो चिंपांजी भी इंसानों की तरह 2 पैरों पर चल सकते हैं। इनके शरीर पर बाल कम होते हैं और इनका दिमाग काफी तेज होता है, लेकिन आने वाले भविष्य में ये सोर्स के रूप में भी इंसानों जैसे नहीं बन सकते हैं। हालांकि कई वैज्ञानिक इस थ्योरी को विरोधाभासी करार देते हैं और इसमें कमियां निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये एक ऐसा फ्लो चार्ट है जो हमें सही रूप से समझाता है कि इंसान और चिंपांजी के बीच का क्या फर्क है। और चार्ल्स डार्विन की थ्योरी वैसे इन सभी बिंदुओं पर स्पष्ट और सटीक लगती है। अगर आप भी यही सोच रहे हैं कि बाकी प्रजातियों ने इंसान की तरह क्यों इवोल्यूशन नहीं किया, तो डार्विन के नजरिए से देखने पर आप समझेंगे कि सभी प्रजातियों ने अपने अपने वातावरण, रहन सहन
और जरूरतों के हिसाब से इवोल्यूट किया है। होमो सेपियंस की जो जरूरतें रही, हम उन्हीं जरूरतों के आधार पर आज मनुष्य रूप भोग रहे हैं। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि इंसानों से कौन सी नस्ल इवोल्यूट करती है, क्योंकि आज भी इवोल्यूशन जारी है और ये कभी नहीं रुकने वाला है। अब आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? हमें अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर दें। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।